जरा कल्पना कीजिए, आपको विरासत में करोड़ों की एक शानदार पुश्तैनी हवेली मिलती है, जो कि मतलब आज के ज़माने में तो एक बहुत बड़ा जैकपॉट है। बिल्कुल। तो आप शहर की अपनी आरामदायक जिंदगी से निकलकर उस हवेली का दरवाज़ा खोलने अपने गांव पहुंचते हैं, लेकिन वहां का जो केयर टेकर है, जो पीढ़ियों से वहां काम कर रहा है, वो खौफ से कांपते हुए आपको चाबी देने से मना कर देता है। बाप रे। हाँ, वो आपसे सीधा कहता है कि अंदर जाना मौत को दावत देना है। और क्यों? क्योंकि उस हवेली की पश्चिमी दीवार के पीछे पिछले 184 सालों से 2 कंकाल दबे हुए हैं। 184 साल बहुत लंबा समय होता है ना? और उनके साथ दफन है एक ऐसा श्राप, एक ऐसा इंतकाम जो सदियों से आपकी रगों में दौड़ते खून का प्यासा है। क्रीवेन स्टोरी, यहाँ पे कहानी नहीं, घटनाएं कही जाती है। आज हम उड़ीसा के गजपति जिले के पारलाखेमुंडी के पास स्थित एक गांव के इस सच्ची घटना के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं राजदेव की। साल 2024 में राजदेव, जिसने अपनी पूरी जिंदगी भुवनेश्वर के आधुनिक शहरी माहौल में बिताई है, वो अपने गांव लौटता है। हाँ, अपनी जड़ें तलाशने। सही कहा। उसका मकसद बहुत सीधा था, अपने परदादाओं की जमींदारी विरासत को समझना और उस जमींदार की पदवी को औपचारिक रूप से अपनाना। लेकिन उसे जो विरासत में मिला वो था 184 सालों का अनसुलझा खौफ। उसकी पूर्वजों ने प्रियमवदा नाम की एक ट्रांसजेंडर महिला और गांव के एक सीधे साधे शिक्षक मास्टर जी की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी थी। बहुत ही निर्मम हत्या थी वो। हाँ, उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। और उस जघन्य अपराध ने उस हवेली को हमेशा के लिए एक डरावने खंडहर में बदल दिया। आज हमारी बहस का केंद्र भी यही है। हमें यह समझना है कि उस बंद हवेली के भीतर इतने सालों तक जो खौफ पनपता रहा और अंततः राजदेव के हाथों उसका जो निवारण हुआ, क्या वो महज एक सीधा और निजी बदला था जिसे हम पर्सनल रिट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं, या फिर ये एक क्रूर सामंती और जमींदारी व्यवस्था के ढह जाने का प्रतीक था? तो मैं शुरुआत में ही अपना नजरिया बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। मेरा ये दृढ़ता से मानना है कि उस हवेली का श्राप विशुद्ध रूप से एक क्रूर हत्या के प्रति सीधा व्यक्तिगत और ब्रह्मांडीय प्रतिशोध था। ये किसी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह नहीं था। अच्छा। हाँ, आप जरा तथ्यों पर गौर करें। राजदेव के परदादा और उनके चारों बेटों ने मास्टर जी का गला कुल्हाड़ी से काटा, प्रियमवदा की जीभ काटी, उसका जबड़ा तोड़ दिया और फिर उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया। मौत से ठीक पहले प्रियमवदा का आखिरी वाक्य क्या था? उसने कहा था, मैं तुम्हारे पूरे वंश का नाश करूंगी। ध्यान दीजिए, उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी जमींदारी छीन लूंगी या सत्ता पलट दूंगी। उसका निशाना वो विशिष्ट रक्त रेखा या ब्लड लाइन थी। इसी कारण उन चारों बेटों की अत्यंत भयानक और रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई। ये एक व्यक्तिगत कर्म का फल था जिसका निवारण भी केवल उसी खून के एक व्यक्ति यानी राजदेव के प्रायश्चित से ही संभव था। आप इसे इतना व्यक्तिगत क्यों मान रही हैं? आघात या ट्रॉमा बहुत निजी था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं इसे एक बहुत बड़े नजरिए से देखता हूँ। वो कैसे? मेरा तर्क ये है कि ये जो अलौकिक घटनाक्रम था वो दरअसल एक दमनकारी जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ शोषित वर्ग का विद्रोह था। हाँ, मैं मानता हूँ प्रियमवदा का गुस्सा उस परिवार पर था, लेकिन जरा देखिए कि इस श्राप का असर कैसे काम कर रहा था। इसका प्रभाव पूरी तरह से संस्थागत या सिस्टमैटिक था। मतलब अगर ये सिर्फ राजदेव के परिवार से बदला लेने की बात थी, तो राजदेव का परिवार सुरक्षित कैसे था? सुरक्षित कहाँ थे? खौफ में तो थे ही। खौफ में थे, पर वे तो भुवनेश्वर भाग गए थे ना। राजदेव के पिता शहर में वकालत कर रहे थे, माँ अपना बिजनेस चला रही थी। वे तो एक नई आधुनिक हवेली में एकदम ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे थे। तो आपका कहना है कि असली सजा किसी और को मिल रही थी? बिल्कुल। इस श्राप का असली आतंक कौन झेल रहा था? वे गरीब केयर टेकर और माली जो पीढ़ियों से उस हवेली की रखवाली करने को मजबूर थे। एक नए केयर टेकर की हवेली के पास जाते ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। वर्तमान माली दहशत के मारे अस्पताल में भर्ती था। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई न्यूक्लियर रेडिएशन हो। न्यूक्लियर रेडिएशन? हाँ, जब आप कोई जहरीला केमिकल जमीन में गाड़ते हैं तो वो सिर्फ गाड़ने वाले को नहीं मारता, वो पूरी जमीन को बंजर कर देता है। आत्माओं ने सिर्फ परिवार को नहीं
बल्कि जमींदार की संपत्ति और सत्ता के उस सबसे बड़े प्रतीक उस पुरानी हवेली को बंधक बना लिया था। इस खौफ ने पूरी जमींदारी की रीढ़ तोड़ दी थी, जिसने पूरी जागीर को पंगु बना दिया था। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि गरीब मालियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और ये न्यूक्लियर रेडिएशन वाली आपकी उपमा काफी दिलचस्प है। लेकिन मैं यहाँ आपको टोकना चाहूंगी। जी बताइए। अगर ये किसी रेडिएशन की तरह था जो पूरी व्यवस्था को खोखला कर रहा था, तो फिर ये रेडिएशन सिर्फ एक ही कमरे तक सीमित क्यों था? आइए इस खौफ की प्रकृति पर थोड़ा गहराई से विचार करते हैं। माली ने अस्पताल में जो बयान दिया वो बहुत अहम है। उसने बताया कि हर रात 12 बजे के बाद हवेली के सिर्फ पश्चिमी हिस्से से दर्द भरे गीत की आवाज आती थी, पायल और घुंघरू की खनक, और फिर एक भयानक चीख। हाँ, वो कमरा। और जब माली ने हिम्मत करके खिड़की से अंदर झांका तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि लाल रोशनी में प्रियमवदा बैठी है, जिसके हाथ बुरी तरह जले हुए हैं, नाखून सड़ चुके हैं, जबड़ा टूटा हुआ है और आंखें पूरी तरह सफेद हैं। पास ही मास्टर जी बैठे हैं, जिनका आधा गला कटा हुआ है। तो मेरा आपसे एक सीधा प्रश्न है। पूछिए। अगर ये केवल एक दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ व्यापक विद्रोह था, तो आत्माएं उसी पश्चिमी कमरे की दीवार तक ही क्यों सिमटी हुई थी? वे सिर्फ अपने साथ हुए व्यक्तिगत अन्याय का हूबहू दृश्य ही क्यों बार बार दोहरा रही थी? एक सिस्टम के खिलाफ बगावत इतनी सीमित कैसे हो सकती है? आपके सवाल में ही मेरे तर्क की सबसे मजबूत कड़ी छिपी है। आप पूछ रही हैं कि वो उसी पश्चिमी कमरे में क्यों थे? देखो, वो कमरा कोई साधारण कमरा नहीं था। वो महज 4 दीवारें नहीं थी जहां कत्ल हुआ था। आपको याद होगा कि 88 वर्षीय देवी अम्मा ने क्या बताया था? हाँ, वो बुजुर्ग महिला जो परिवार का इतिहास जानती थी। बिल्कुल। देवी अम्मा ने बताया था कि राजदेव के परदादा ने उस पश्चिमी हिस्से को अपनी अय्याशी का केंद्र बना लिया था। वहां रोज मुजरा होता था। अच्छा, तो वो सत्ता का? जी, वहां बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी आते थे, आसपास के जमींदार आते थे। वो कमरा सामंती शोषण, वासना, अहंकार और गरीबों के अमानवीकरण का चरम प्रतीक था। वो उनकी ताकत का तख्त था। प्रियमवदा और मास्टर जी की आत्माएं उस कमरे में इसलिए कैद नहीं थीं क्योंकि वो असहाय थीं या वो सिर्फ अपना कत्ल दोहरा रही थीं। तो फिर क्यों? वे वहां इसलिए थीं क्योंकि उन्होंने सत्ता के उस केंद्र बिंदु पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने एक ऐसी हवेली को इंसानों के लिए अयोग्य बना दिया, जहां से कभी फैसले होते थे, जहां से क्रूरता का राज चलता था। इतने सालों के लिए सत्ता के उस केंद्र को खौफ के साए में बंद कर देना, क्या ये उस सिस्टम के ढह जाने का सबसे बड़ा सबूत नहीं है? उन्होंने हवेली पर कब्जा करके साबित कर दिया कि शोषण और खून की नींव पर खड़ी कोई इमारत टिक नहीं सकती। अब देखो, जो लोग आज हमें सुन रहे हैं, उन्हें लग सकता है कि हम किसी भूतिया फिल्म की कहानी पर बहस कर रहे हैं। आत्माएं, श्राप, पायल की आवाज, ये सब आज के युग में थोड़ा अजीब लग सकता है। लेकिन अगर हम इसे मनोविज्ञान और पीढ़ियों के अपराध बोध के नजरिए से देखें, तो ये बात समझ में आती है कि ट्रॉमा या आघात हमेशा भूगोल से जुड़ा होता है। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ। वो कमरा उस ट्रॉमा की जन्म स्थली था, इसलिए वो दर्द वहीं अटका रहा। लेकिन मैं आपकी सिस्टम के ढह जाने वाले तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रही हूँ। आप कह रहे हैं कि हवेली का बंद होना सत्ता का पतन था, लेकिन हम इस बात को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं कि ये खौफ उन पीढ़ियों का लगातार पीछा कर रहा था। राजदेव का परिवार उस हवेली से भागकर शहर तो चला गया, लेकिन वे अपनी नियति से नहीं भाग सके। पर नियति से तो वो भाग ही रहे थे ना? नहीं, राजदेव के दादा ने संपत्ति सीधे राजदेव के नाम कर दी। उन्होंने अपने ही बेटे यानी राजदेव के पिता को इस विरासत से बेदखल कर दिया। क्यों? क्योंकि एक अदृश्य शक्ति, एक कर्मों का चक्र राजदेव को वापस उस गांव की ओर खींच रहा था। यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। और मुझे लगता है कि आप यहाँ परिवार की जिम्मेदारी को थोड़ा रोमानी रूप दे रही हैं। जरा उन 184 सालों के इतिहास के पन्नों को पलटिए। राजदेव के पूर्वजों ने क्या किया? उन्होंने समस्या का सामना करने के बजाय गरीब केयर टेकरों की पूरी पीढ़ियों को अपनी ढाल बना लिया। हाँ, वो तो सच है। राजदेव के पिता ने सब कुछ छुपाया। देवी अम्मा से लेकर राजदेव की दादी और माँ तक सबने सच पर पर्दा डालने की कोशिश की। दादी ने स्पष्ट रूप से क्या कहा था? उन्होंने कहा था, भविष्य की पीढ़ियों को हमारे पूर्वजों के कर्मों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए।
वरना वो हमसे नफरत करेंगे। आप इसे क्या कहेंगी? ये कोई ब्रह्मांडीय चक्र नहीं है, ये तो सत्ता में बैठे लोगों का पुराना तरीका है अपने गुनाह छुपाने का। जब शक्तिशाली लोग अपराध करते हैं तो वे उसे इतिहास से मिटाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देते हैं और गरीबों को मोहरा बनाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ संस्थागत लीपापोती है। मैं मानती हूँ कि परिवार ने सच्चाई छुपाई। ये इंसान की फितरत भी है कि वो अपने पूर्वजों के कलंक से दूर भागना चाहता है। लेकिन मेरी दलील का सबसे अहम हिस्सा यही है कि राजदेव ने उस पीढ़ीगत पलायन की जंजीर को तोड़ दिया। वो कैसे? जरा उस रात के दृश्य को याद कीजिए, जब राजदेव गांव आया और उसने अस्पताल में भर्ती अपने माली की दुर्दशा देखी। जब उस गरीब माली ने रोते हुए कहा कि मालिक, मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन उस हवेली में वापस नहीं जाऊंगा। हम आपके कर्जों तले दबे हैं, सिर्फ इसलिए ये नौकरी करने को मजबूर हैं। तब राजदेव ने कोई चेक काटकर मामला रफा दफा नहीं किया। उसका जमीर जागा। हाँ, वो हवेली गया था। बिल्कुल। उसने केयरटेकर से गेट खोलने को कहा। जब केयरटेकर ने मना कर दिया और कहा कि अंदर जाना जानलेवा है, तो राजदेव वापस नहीं लौटा। उसने टूटी हुई दीवार पर पैर रखा, गेट फांदा और रात के अंधेरे में उस खौफनाक हवेली के अंदर कूद गया। राजदेव का ये कहना कि मैं इस हवेली का मालिक हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, ये साबित करता है कि पीढ़ियों का अपराध केवल समय के बीतने से या किसी व्यवस्था के अपने आप ढह जाने से नहीं मिटता। तो आपके हिसाब से वो कैसे मिटता है? वो तभी मिटता है जब उसी रक्त रेखा का कोई व्यक्ति आगे आकर व्यक्तिगत रूप से उसे स्वीकार करे और उसकी जिम्मेदारी ले। देखो, मुझे ये स्वीकार करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि राजदेव का कदम असाधारण रूप से साहसिक था। एक युवा लड़का जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ शहर की सुरक्षित विलासिता में बिताई है, वो रात के अंधेरे में एक ऐसी हवेली में घुस जाता है जिसके नाम से ही लोग कांपते हैं। ये काबिले तारीफ है। बिल्कुल। लेकिन हमें यहाँ रुककर ये सोचना होगा कि मुक्ति का असली माध्यम क्या था। श्राप टूटा कैसे? आपने राजदेव के दायित्व की बात की, तो चलिए अनुष्ठान और उसके परिणामों पर आते हैं। आप शायद ये कहेंगे कि वो तांत्रिक यज्ञ और राजदेव की माफी ही असली समाधान थे। डंके की चोट पर मैं ये कहूंगी, मुक्ति की वो पूरी प्रक्रिया विशुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक, अनुष्ठानिक और व्यक्तिगत प्रक्रिया थी। जब राजदेव को सच पता चला तो उसने देवी अम्मा से समाधान पूछा। उन्होंने साफ कहा कि तुम्हें उसी पश्चिमी कमरे में बैठकर महायज्ञ करना होगा और उन आत्माओं से माफी मांगनी होगी। हाँ, पर वो तो बस एक क्रिया थी। नहीं, जरा उस अनुष्ठान की बारीकियों को समझिए। 8 पुजारियों और तांत्रिकों का महायज्ञ, मंत्रों का भारी उच्चारण, एक नींबू को मंत्रों से अभिमंत्रित करके जमीन पर छोड़ना। अब कोई सोचेगा, एक नींबू कैसे कंकाल खोद सकता है? लेकिन ये मनोविज्ञान और फोकस का प्रतीक है। उस ऊर्जा को सीधे अपराध की जड़ तक ले जाना। नींबू ठीक उसी दीवार के पास जाकर रुका। दीवार तोड़ी गई और अंदर से 184 साल पुरानी हड्डियां और अवशेष निकले। और इसके बाद जो हुआ वो मेरे पूरे तर्क का आधार है। जब राजदेव उन अवशेषों को अग्नि के हवाले कर रहा था, तब उसने आग की लपटों में प्रियमवदा और मास्टर जी के मुस्कुराते हुए एकदम सामान्य चेहरे देखे। कोई खौफ नहीं, कोई जले हुए हाथ नहीं। जैसे ही राजदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि आज से आप मुक्त हैं, वे चेहरे शांति से विलीन हो गए। अच्छा, ये इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि उन आत्माओं को किसी सामाजिक क्रांति या व्यवस्था के टूटने की प्रतीक्षा नहीं थी। उन्हें उस विशिष्ट परिवार के उत्तराधिकारी द्वारा एक व्यक्तिगत क्षमा याचना चाहिए थी। ब्रह्मांडीय न्याय का तराजू तभी बराबर हुआ जब अपराधी के वंशज ने घुटने टेके। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान सकता। मैं यहाँ आपसे पूरी तरह असहमत हूँ। क्यों? यज्ञ के बाद आत्माएं शांत तो हुई, ये तो एक तथ्य है। हाँ, यज्ञ हुआ, लेकिन यज्ञ, नीमू का प्रयोग, कंकालों को जलाना, ये सब केवल एक तकनीकी आवश्यकता थी। ये उस युग की भाषा थी जिसे वे आत्माएं समझती थीं या राजदेव का परिवार समझता था। लेकिन मुझे ये बात पचती नहीं कि चंद मंत्रों और एक माफी से 184 साल का क्रूर सामंती शोषण धुल गया। तो फिर असली मुक्ति क्या थी? असली मुक्ति और इस कथा का सबसे गहरा, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो नहीं है जो यज्ञ में हुआ।
असली कहानी वो है जो उस यज्ञ के बाद हुई। आप हवेली गिराने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। जरा सोचिए, यज्ञ संपन्न हो गया था, आत्माएं शांत हो गई थी, उन्हें मुक्ति मिल गई थी। अगर ये मामला सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत माफी और आत्माओं की शांति का था, तो राजदेव के पास क्या विकल्प था? वो एक करोड़ों की पुरानी हवेली का मालिक था। हाँ, संपत्ति तो थी ही। आत्माओं के जाने के बाद वो उस हवेली की मरम्मत करवा सकता था, उस पश्चिमी कमरे को साफ करवाकर वहां एक शानदार ड्राइंग रूम बना सकता था। वो चाहता तो उसे एक हेरिटेज होटल में बदलकर और पैसे कमा सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नहीं किया। उसने क्या किया? उसने बुलडोजर मंडवाए। उसने उस हवेली को जड़ से उखाड़ फेंका, ईंट से ईंट बजा दी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो हवेली उस दर्द की याद दिलाती थी। रुको रुको, बात यहीं खत्म नहीं होती। हवेली गिराने के बाद उस बेशकीमती जमीन का क्या हुआ? उसने वो जमीन अपने पास नहीं रखी, उसने वो जमीन सरकार को सौंप दी। और आज उस जमीन पर क्या है? आज वहां आसपास के गांवों के गरीब बच्चों के खेलने का मैदान है। हाँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है। यही तथ्य मेरे पूरे तर्क की रीढ़ है। इसे ऐसे समझिए कि एक फैक्ट्री है जो जहरीले कचरे पर बनी है। आप फैक्ट्री का मालिक बदल सकते हैं, आप नई मशीनें लगा सकते हैं, लेकिन जब तक जमीन में जहर है, वहां कुछ शुद्ध नहीं उग सकता। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। हवेली को नष्ट करना और जमीन जनता को सौंपना ये सिद्ध करता है कि वो दमनकारी व्यवस्था जो खून और चीखों की नींव पर खड़ी थी, अब किसी भी रूप में अस्तित्व में नहीं रह सकती थी। वो महज एक भूतिया कमरा नहीं था, वो एक क्रूर विचारधारा का स्मारक था। राजदेव ने अनजाने में ही सही, लेकिन एक बहुत बड़ा ढांचागत परिवर्तन किया। उसने जमींदार की सत्ता के उस आखिरी प्रतीक को हमेशा के लिए जमींदोज कर दिया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या हम कह सकते थे कि न्यायपूर्ण हुआ? बिल्कुल नहीं। सत्ता का विसर्जन ही असली मुक्ति थी। आपकी ये बात बहुत ही प्रभावशाली है। मतलब मैं ये स्वीकार करती हूँ कि करोड़ों की जमीन को गरीब बच्चों के खेल के मैदान में बदलना एक बेहद काव्यात्मक और सुखद अंत है। लेकिन मुझे लगता है कि आप यहाँ कारण और परिणाम को मिला रहे हैं। हवेली को गिराना उस पूरी प्रक्रिया का परिणाम था, कारण नहीं। आप ऐसा क्यों मानती हैं? क्योंकि अगर हवेली का गिरना ही न्याय का मुख्य उद्देश्य होता, तो आत्माएं उस हवेली को खुद भी ढा सकती थी, या राजदेव हवेली गिराने के बाद यज्ञ करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आत्माएं हवेली के गिरने से मुक्त नहीं हुई, बल्कि हवेली इसलिए गिर सकी क्योंकि आत्माएं पहले ही मुक्त हो चुकी थी। पर हवेली गिराना जरूरी तो था ना? हाँ, पर राजदेव ने वो जमीन इसलिए दान कर दी क्योंकि उस महायज्ञ ने, उन हड्डियों के स्पर्श ने और उस आग में दिखे मुस्कुराते चेहरों ने राजदेव के भीतर एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक परिवर्तन कर दिया था। उस अनुभव ने उसे अंदर तक झकझोर दिया और उसे सिखा दिया कि ये संपत्ति श्रापित है, ये खून से सनी है। मेरी नज़र में यह घटना इस बात का एक स्पष्ट प्रमाण है कि इंसान अपने पूर्वजों के कर्मों से, उनके पापों से भाग नहीं सकता। आप शहर बदल सकते हैं, आप अपना नाम या पेशा बदल सकते हैं, जैसा कि राजदेव के पिता ने भुवनेश्वर जाकर किया, लेकिन ब्रह्मांडीय न्याय किसी रक्त रेखा को तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि कोई उस अपराध को स्वीकार, उसके लिए सच्चा प्रायश्चित ना करे। मैं आपकी इस व्याख्या का पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं अंत में अपनी इसी बात पर कायम रहूंगा कि यह केवल एक परिवार के पापों की कथा या व्यक्तिगत प्रायश्चित तक सीमित नहीं है। ठीक है, यह इतिहास के एक ऐसे अध्याय का दस्तावेज है जो ये दर्शाता है कि जब सत्ता के नशे में चूर लोग शोषितों को कुचलते हैं, चाहे वो हाशिए पर खड़ी एक ट्रांसजेंडर महिला प्रियमवदा हो या एक साधारण गांव का शिक्षक मास्टर जी, तो वो जुल्म उस व्यवस्था की नींव में हमेशा के लिए रिस कर समा जाता है। वो खौफ इतने सालों तक इसलिए कायम रहा क्योंकि वो जमींदारी व्यवस्था अंदर से सड़ चुकी थी। अंततः उस पूरी इमारत को ढहना ही था। व्यक्ति बदल सकते हैं, पीढ़ियां गुजर सकती हैं, लेकिन जो सत्ता खून चूस कर खड़ी की गई हो, उसकी अंतिम परिणति धूल में मिलना ही है। राजदेव के कृत्य ने एक व्यक्ति के तौर पर प्रायश्चित जरूर किया, लेकिन असल में उसने उस संस्थागत अन्याय के ताबूत में आखिरी कील ठोकी। तो स्पष्ट रूप से इस एक ही घटना को देखने के हमारे दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। इसे एक रक्त रेखा के पापों का व्यक्तिगत प्रायश्चित माना जाए या एक क्रूर सामंती व्यवस्था के पतन का अनिवार्य अंत।
पारला खेमुंडी की यह घटना हमें इतिहास, अपराध और न्याय की जटिलताओं को समझने का एक बहुत ही गहरा अवसर प्रदान करती है। हमने इस चर्चा की शुरुआत एक वसीयत और विरासत की तस्वीर से की थी। बिल्कुल। और आज हमने देखा कि जब हम इतिहास की किसी खंडहर हो चुकी हवेली का एक्सरे करते हैं तो उसमें हमें सिर्फ पुरानी ईंटें या गड़े हुए मुर्दे ही नहीं मिलते, हमें मानवीय क्रूरता और मुक्ति के वे गहरे फ्रैक्चर्स दिखाई देते हैं जिन्हें सिर्फ समय का प्लास्टर नहीं भर सकता, उसके लिए सच का सामना करना पड़ता है। एकदम सही कहा आपने। और अब ये तय करना हमारे श्रोताओं का काम है कि वे उस 184 साल पुराने खौफ की असली वजह किसे मानते हैं। क्या वो एक विशेष खून की पुकार और निजी इंतकाम था, या फिर सदियों से चले आ रहे एक शोषक सिस्टम का दम घुटता हुआ अंत? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर जितना विचार किया जाए उतनी ही नई परतें खुलती हैं। खैर, फिलहाल आज के लिए हमारी ये गहरी चर्चा यहीं विराम लेती है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार हम फिर एक नए विषय और नए दृष्टिकोण के साथ आपसे मिलेंगे। विचार करते रहिए, क्योंकि हर सत्य के कई पहलू होते हैं।